हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं जेएम फाइनेंशियल के बारे में। जेएम फाइनेंशियल के जब मैं चार्ट स्टडी कर रहा था तो कुछ अच्छी चीजें निकल कर आई। चार्ट स्टडी अच्छी लगी तो उसके बाद में फिर फंडामेंटल्स की तरफ गए, क्योंकि बिजनेस का पहले से पता है। बिजनेस की बात थोड़ी सी ऐसी होती है कि एक बार किसी कंपनी के बिजनेस का पता चल जाए तो वो हमेशा याद रहता है, अनटिल एंड अनलेस उसमें कोई मेजर चेंजेस हुए हों। तो इस जेएम फाइनेंशियल के बिजनेस में एज सच कोई चेंज नहीं है, कंसिस्टेंट ग्रोथ वाला बिजनेस है, क्योंकि इंडिया में अभी इस बिजनेस का लो पेनिट्रेशन है। फाइनेंशियल्स सुपर्ब हैं, वी विल डिस्कस हियर, एंड टेक्निकली कुछ अच्छी चीजें हैं। सो मैं यहाँ पर तीनों चीजें डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि मेरे कहने से यहाँ पर सीखना है, मेरे कहने से यहाँ पर बाय सेल नहीं करना है। बाय सेल आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग से करना है। जो चीजें मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स रखूंगा, उसके बेस पर चीजों को समझो, अपने लैपटॉप पर ओपन करो, उनको सीखो, अपने आप से डिसीजन लो, और अपने आप से डिसीजन लेने के बाद में, क्योंकि आप अपने आप से डिसीजन तब लोगे जब उसको सीख लोगे, समझ लोगे, कन्विक्शन होगी, कॉन्फिडेंस होगा, ट्रस्ट होगा फिगर्स के ऊपर। और जब खुद से आप डिसीजन लोगे तो अगर उसके बाद में परचेज करने के बाद में मार्केट में गिरावट आने लगे तो आप उसको होल्ड कर पाओगे, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाने में ऐसा कुछ रखा नहीं है। स्टॉप लॉस हमें कंपनी के सिलेक्शन में लगाना चाहिए बेस्ड ऑन द बिजनेस फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस, और लेने के बाद में फिर उसको शांति से बैठना चाहिए अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से मार्केट में अपना स्टॉक नीचे चला जाए। तो यहां पर आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए सबसे पहले अगर हम बिजनेस की बात करने लगे तो हम जेएम फाइनेंशियल की वेबसाइट पर जाते हैं, व्हाट वी डू पर देखते हैं। देन फर्स्ट इज द इन्वेस्टमेंट बैंक। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में क्या क्या बिजनेस है, like institutional equities or financial institution financing, private equity and इन्वेस्टमेंट ग्रेड रियल एस्टेट कंसल्टिंग। तो मेन बिजनेस बेसिकली दो हैं यहां पर, प्राइवेट इक्विटी फंड एंड डेट ट्रेडिंग एंड सिंडिकेशन, उसको छोड़ देते हैं, वो मनी मार्केट से रिलेटेड चीजें हैं। इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज एंड प्राइवेट इक्विटी फंड, ये दो मेन बिजनेस हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है मॉर्गेज लैंडिंग का, मॉर्गेज लैंडिंग करते हैं। उसके बाद एसेट रिकंस्ट्रक्शन का इनका मेन बिजनेस है, जैसे एडलवाइज एसेट रिकंस्ट्रक्शन है, यानी कि अगर एक किसी कंपनी में किसी बैंक ने यहां पर लोन दिया हुआ है और कंपनी की हालत थोड़ी सी बेकार होने लगे, एनपी आने लगे, तो ये उसको सस्ते प्राइस पर ले लेते हैं, जिससे और उसके बाद में पूरी चीजों को समझ के एसेट को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। मींस पहले उस पूरे बिजनेस का आइडिया लगाते हैं कि ये बिजनेस कितना रिवाइव हो सकता है, कितना नहीं हो सकता, कितना हमें इसमें फर्दर लैंडिंग करनी पड़ेगी, कितने इक्विटी, कितने डेट को हमने इक्विटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ी ड्यू डिलिजेंस के बेस पर एक वर्किंग होती है, उसके बेस पर काम करते हैं। एंड यहां पर एक और मेन इनका बिजनेस है, जैसे एसेट मैनेजमेंट। एसेट मैनेजमेंट में क्या आता है, एसेट मैनेजमेंट में यहां पर वेल्थ मैनेजमेंट भी आता है। एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटीज। सो सिक्योरिटीज इज द ब्रोकिंग बिजनेस, वेल्थ मैनेजमेंट इज द बेसिकली म्यूचुअल फंड्स, एंड एसेट मैनेजमेंट मींस द पीएमएस हाउस। तो ये सारे बिजनेसेस हैं, यानी कि फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, जो पैसा बनाने वाली बातें हैं उस तरीके से। जैसे हम यहां पर बात कर रहे थे कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन किस तरह की चीज होती है, तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन के केस में अगर मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दूं, हम screen.in पर जाते हैं और आलोक इंडस्ट्रीज को ओपन करते हैं। आलोक इंडस्ट्रीज में हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाते हैं, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप जाकर पब्लिक में जाकर देखते हो तो यहां पर जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी नजर आती है, जिसके पास इस कंपनी के अच्छे खासे शेयर्स हैं। और ये अच्छे खासे शेयर्स कहां पर नजर आ रहे हैं, ये आपको प्रमोटर्स में नजर आ रहे हैं। 34.99% हिस्सेदारी जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास है। और जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक कौन है, वो जेएम फाइनेंशियल है। अगर आप इसकी बैलेंस शीट में जाकर देखोगे तो आपको बैलेंस शीट में ये चीज नजर आ जाएगी। इसके लिए ये एक छोटा सा आपके लिए होमवर्क है कि आप यहां पर एनुअल रिपोर्ट को डाउनलोड करो। एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करके उसमें सर्च करो, उसमें सर्च करके देखो कि इस कंपनी की सब्सिडरी कंपनीज कौन कौन सी हैं। तो आपके लिए एक होमवर्क भी है, जिससे थोड़ी सी मेहनत हमें भी करनी आ जाए। मैं रास्ता दिखाता जाऊंगा, आप सीखते जाओ, मेहनत करते जाओ, साथ में आगे बढ़ेंगे। और यहां पर उसके बाद में अगर हम बिजनेस हमने समझ लिया, तो ये बिजनेस किस तरह का है। इंडिया में अभी जो इन सारे बिजनेस का पेनिट्रेशन है बहुत कम है। अगर हम अमेरिका की बात करने लगे, अमेरिका में ऑलमोस्ट 65% पीपल मार्केट में पैसा लगाते हैं, इक्विटी में मार्केट में पैसा लगाते हैं। और इंडिया में जो पेनिट्रेशन है वो 3-4% है। 3-4% भी डायरेक्ट नहीं है, कुछ इनडायरेक्ट है, म्यूचुअल फंड के थ्रू, कुछ पीएमएस के थ्रू, और कुछ डायरेक्ट है। तो कुल मिलाकर 3-4% से ज्यादा लोग मार्केट में पैसा नहीं लगाते। एक ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि जो लोग मार्केट में 3-4% पैसा लगाते भी हैं, वो अपनी नेटवर्थ का एक बहुत छोटा सा हिस्सा मार्केट में लगाते हैं, बाकी हिस्सा गोल्ड में, एफडी में, रियल एस्टेट में यहां लगा होता है। आने वाले टाइम में जैसे जैसे
फिक्स डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट रेट बिल्कुल ना के बराबर रह जाएगा। गोल्ड में एज सच उतना ज्यादा एप्रिसिएशन नहीं आएगा। उसका रीजन क्या है? गोल्ड में एप्रिसिएशन किस लिए आया? गोल्ड में एप्रिसिएशन ऐसा नहीं है कि गोल्ड ऊपर गया है, नो, यहां पर रुपी डेप्रिशिएट किया है इसलिए गोल्ड ऊपर गया है। अगर मैं इस बात को आपको दिखाने लगूं एक बार तो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी। अगर हम गोल्ड का डॉलर टर्म्स में चार्ट ओपन करने लगे तो यहां पे नजर आता है कि गोल्ड कितने साल के पुराने प्राइस पे चल रहा है। मैं यहां पर वीकली चार्ट ओपन करता हूं और वीकली चार्ट जब ओपन किया तो आप ये देखते हो कि सेम प्राइस यहां पर गोल्ड का था किस टाइम पर? जुलाई 2011 में, यानी कि आफ्टर 11 इयर्स इट इज ट्रेडिंग एट द सेम प्राइस। हम बात करते हैं वापस से कि इसका बिजनेस क्यों बढ़ेगा। हम इस पॉइंट पर थे, इसका बिजनेस बढ़ने के यही रीजन है। आगे चल के बहुत ज्यादा ऑप्शंस रहेंगे नहीं, डेवलप कंट्रीज में भी बहुत ज्यादा ऑप्शंस रहते नहीं है इक्विटीज से अलग। सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन हियर। अगर हम पिछले 2 साल के डीमेट अकाउंट ओपनिंग की बात करने लगे तो लास्ट 2 इयर्स में नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट्स डबल हुए हैं जितने उससे पहले आज तक थे। यानी कि 2020 तक जितने डीमेट अकाउंट्स आज तक थे, नेक्स्ट 2 इयर्स में 2021 एंड 22 इन 2 इयर्स में उतने ही डीमेट अकाउंट ओपन हो गए हैं। नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट्स डबल हो गए और ये कंटिन्यूएशन में बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इट्स ए ग्रेट बिजनेस। अब बात करते हैं फाइनेंशियल्स की। फाइनेंशियल्स में बात करने लगे तो यहां पर बुक वैल्यू इज 80 रुपीज एंड करंट प्राइस इज 59, यानी कि बुक वैल्यू से भी सस्ता चल रहा है। और कितना सस्ता है? 21 रुपीज सस्ता है। 21 रुपीज 60 रुपीज के ऊपर जो करंट प्राइस है, दिस इज मोर देन 30%, 35% के आसपास आता है। सो इट्स ए गुड वैल्यूएशन, चीप वैल्यूएशन, और जितना होना चाहिए उससे काफी कम पर है। दूसरा पी रेशो की बात करने लगे देन 7.36 का पीई है सिर्फ। ये बहुत सस्ता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इस तरह की फाइनेंशियल कंपनी के लिए 12% होना वो एक बहुत अच्छा और एक मींस अपर एंड पर ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड माना जाता है। क्यों? क्योंकि इनका काम लैंडिंग करना भी है। दिस कंपनी इज नॉट प्योर इन एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटीज ब्रोकिंग, बल्कि ये साथ में यहां पर मॉर्गेज में भी है। और जो मॉर्गेज में होता है तो लोन लेकर लोन देने वाला वो बिजनेस हो जाता है। तो इसीलिए डेट इक्विटी रेशियो यहां पर 1.76 का होना ये जायज है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर हम उसके बाद फर्दर बात करने लगे इनके प्रॉफिटेबिलिटी की, बिजनेस ने लास्ट कुछ टाइम में कैसा किया, तो यहां पर रेवेन्यू इज ऑलमोस्ट मेंटेन। बहुत ज्यादा रेवेन्यू में फर्क नहीं है, लेकिन फर्क है भी। ऐसी बात नहीं है कि अगर हम दिसंबर 21 की रेवेन्यू देखने लगे लास्ट ईयर के दिसंबर से तो ये ज्यादा हुई है, सितंबर की लास्ट ईयर के सितंबर से ज्यादा हुई है, जून की लास्ट ईयर के जून से ज्यादा हुई है, मार्च की लास्ट ईयर के मार्च से ज्यादा हुई है। तो ये फिगर्स ज्यादा हैं। अभी मार्च में ऑलमोस्ट सेम फिगर है, थोड़ा सा कम आया है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। जितना ये कमाया रेवेन्यू उतना ही इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया है, ये भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं है। और उसके बाद में अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करने लगे देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्च क्वार्टर का लास्ट ईयर के मार्च क्वार्टर से ज्यादा है। यहां पर ये इंप्रूवमेंट है। ये इंप्रूवमेंट क्यों है? ये अदर इनकम में है। हो सकता है कि ऊपर की कुछ क्लासिफिकेशन नीचे आई हो, इट्स क्वाइट पॉसिबल। उसके बाद में नेट प्रॉफिट की बात करने लगे 179 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। लास्ट ईयर मार्च में इट वाज 177, तो मार्जिनल सा थोड़ा सा बढ़ोतरी है। लेकिन अगर हम इस चीज को ईयर ऑन ईयर देखने लगे तो किस तरह का नजर आता है? इट्स ए कंसिस्टेंट ग्रोइंग कंपनी। रेवेन्यू में लगातार यहां पर ग्रोथ हुई है, नेट प्रॉफिट में यहां पर लगातार ग्रोथ हुई है। कितने ग्रोथ हुई है? 175 करोड़ से इंक्रीज होते होते दे हैव गॉन अप टू 773 करोड़ रुपीस। सो इट्स ए कंसिस्टेंट ग्रोइंग कंपनी और सॉलिड बिजनेस है, ग्रोइंग बिजनेस है। अब इसके बाद हम इसमें नीचे आते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में एज सच बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। एक चीज को समझने के अलावा जो इनका रिजर्व था वो 1900 करोड़ का था, जो बढ़ते बढ़ते 7500 करोड़ का हो गया है। ये इनके साथ अच्छी बात है। उसके बाद में हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पर जाते हैं। दिस इज एन इंपॉर्टेंट एरिया टू लुक एट। यहां पर अगर हम रिटेल पब्लिक की बात करने लगे, रिटेल पब्लिक के पास कितना पैसा है? रिटेल पब्लिक के पास यहां पर सिर्फ और सिर्फ 13% पैसा है। 13% होल्डिंग है रिटेल पब्लिक की। 13.97% यहां पब्लिक की होल्डिंग है, लेकिन उसमें से विक्रम पंडित के पास 1.22% होल्डिंग है। अब हु इज विक्रम पंडित? विक्रम पंडित की अगर हम बात करने लगे यहां पर, तो विक्रम पंडित सिटी बैंक के सीईओ रह चुके हैं और मॉर्गन स्टैनले में भी टॉप पोजीशन पर ये ऑलरेडी काम कर चुके हैं। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। विक्रम पंडित नेटवर्थ यहां पर अगर हम सर्च करने लगे एक बार तो हमें नजर आता है इनके पास ऑलमोस्ट $200 मिलियन के आसपास का पैसा है टोटल मिलाकर। कहीं पर 200 मिलियन लिखा है, कहीं 120 लिखा है।
एंड ऑलमोस्ट ये दोनों ही फिगर्स यहां पर पूरे पेज पर नजर आती हैं। मैं कहता हूं अपर साइड पर हम 200 मिलियन भी अगर इस चीज को मानने लगे तो यहां कितने परसेंट हिस्सेदारी विक्रम पंडित जी के पास है? विक्रम पंडित के पास यहां पर हिस्सेदारी है जेएम फाइनेंशियल में 1.22%। टोटल कंपनी कितने की है? टोटल कंपनी है 5689। सो 5689 की अगर हम बात करने लगे 5689 मल्टीप्लाई बाय 1.22% एंड इक्वल टू ये निकल कर आता है 69 करोड़ का मतलब कितना होता है? 69 करोड़ रुपीस है। 69 करोड़ रुपीस का मतलब है ऑलमोस्ट $10 मिलियन। अब अगर हम टोटल इनकी वेल्थ की बात करने लगे, $200 मिलियन की बात करने लगे, तो ऑलमोस्ट 5% पैसा इन्होंने अपनी इस कंपनी में यहां पर लगाया हुआ है। तो इनके लिए भी 5%, किसी के लिए भी एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना पैसिव तरीके से वो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट होती है। 5% अगर पैसा लगाया जाता है तो ऑफ कोर्स कोई भी ड्यू डिलिजेंस करके चलता है, और यहां पर इन्होंने कंसिस्टेंटली इस पैसे को लगा कर रखा है। उसके बाद में अब यहां पर पॉइंट ये आता है, एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो 7.36 का पीई है, इसको कम माना जाए या ज्यादा माना जाए, इसको क्या किया जाए? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 10 ईयर्स के यहां पर डेटा पर जाते हैं और पीई रेशियो पर क्लिक करते हैं। यहां से हमें पता चल जाएगा कि ये 10 का पीई ज्यादा होता है या कम होता है, 7 का पीई, नॉट 10 का पीई। तो अगर हम देखें तो यहां पर 2013 में इसका पीई हमें यहां पर नजर आ जाता है 7 के आसपास का पीई था। उसके बाद में ये लगातार ऊपर गया और किस लेवल तक गया? 14-15 के पीई तक गया। फिर उसके बाद में वापस से नीचे आया 7 के पीई पर, और 7 के पीई से ऊपर गया 24 के पीई पर, सेम लेवल पर मेंटेन रहा। फिर उसके बाद नीचे आया, अगेन 7 के पीई पर आया, 2018 में फिर से 7 के पीई पर आया, फिर से यहां पर ये 14-16 के पीई पर गया, फिर 16 के पीई पर जाकर रुका और वापस से ये 7 के पीई पर आ गया। तो ये यहां पर फोर्थ टाइम 7 के पीई पर आया है। 2013 में 7 पर था, 2016 में 7 पर था, 2018 में 7 पर था, और 2022 में 7 पर है। तो जब जब मार्केट में डीप करेक्शन आई है, अगर आप निफ्टी का चार्ट उठाकर देखोगे तो निफ्टी के चार्ट में आपको ये सारे ईयर्स एज इट इज नजर आ जाएंगे, 2013, 16, 20 एंड यहां पर हम 20 की बात कर रहे हैं ना, दिस इज 18, एग्जैक्टली 18, और उसके बाद में 20 में भी यहां पर ये नीचे आया, 9 के पीई पर था, और अभी आपको सेम रीजंस यहां पर नजर आएंगे कि इस पीरियड में मार्केट इसी तरीके से नीचे गई है। तो यहां पर 2013 में मार्केट में करेक्शन थी, यस मार्केट में करेक्शन थी, ऊपर से यहां पर कंसोलिडेशन के साथ लगातार नीचे आ रही थी। 12-13 तक ये इसी लेवल पर थी, यहां 13 में फिर से लेवल बनाया था, उसके बाद में हाई गया था, इसने भी ऊपर जाना शुरू किया, फिर 16 में नीचे गया, यहां पर भी वो 7 के पी पर आया, फिर ये ऊपर गया, 18 में यहां पर नीचे करेक्शन आई, ये भी नीचे आया, 7 के पी तक गया, फिर ऊपर गया, और फिर 20 में नीचे करेक्शन आई, ये 9 के पी तक आया, फिर ऊपर गया, और अभी निफ्टी में फिर से नीचे करेक्शन है और ये वापस से 7 के पी पर आ गया। तो जब भी निफ्टी में सिग्निफिकेंट करेक्शंस आई हैं, ये नीचे 7 के पी पर जाकर सपोर्ट लेता है, अगेन इट हैज टेकन द सपोर्ट। अब यहां एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, अगर हम जेएम फाइनेंशियल का यहां पर चार्ट ओपन करने लगे, हम टेक्निकल चार्ट्स की यहां पर बात कर रहे हैं और इसमें वीकली चार्ट हमने ओपन किया हुआ है, जिससे हम लंबे बड़े टाइम फ्रेम की यहां पर बात करने लगे, तो यहां हमें एक सपोर्ट नजर आती है जो बहुत लंबे टाइम की सपोर्ट है। ये भी किस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है? ये इस लेवल पर ट्रेड कर रहा है, एंड व्हाट इज दैट लेवल? दैट इज द करंट प्राइस 59.70। तो यहां ऊपर से नीचे आया, आप ध्यान से समझना इस बात को, इस बात सीखने की क्योंकि यहां पर जरूरत है। हम सीखेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे, नहीं सीखेंगे तो कॉन्फिडेंस नहीं होगा किसी भी शेयर को होल्ड करने का। ऊपर से नीचे आया, यहां पर इसने सपोर्ट ली, मूवमेंट ली, यहां इसने रेसिस्टेंस दिखाया, उसके बाद नीचे आया, नीचे से ऊपर ये सेम रेसिस्टेंस बन गया, फिर ये यहां से नीचे आया, फिर सेम लेवल पर रेसिस्टेंस बन गया, और फाइनली इसने 3 बार रेसिस्टेंस, 3 टाइम रेसिस्टेंस बनाने के बाद में यहां से क्रॉस करके ऊपर निकल गया। और जब ये ऊपर निकला, जब भी कोई रेसिस्टेंस 2 या 3 बार टच करे उसके बाद वो उससे ऊपर निकल जाए तो ये रेसिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। रेसिस्टेंस जब सपोर्ट बनती है तो वो और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है और उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, वो टूटती भी नहीं है। तो यहां पर ये वापस से नीचे आया, इसने इसको सपोर्ट मानकर काउंट किया और यहां से नीचे नहीं गया, फिर उसके बाद में ऊपर गया, ऊपर जाके इसने सेम लेवल पर सपोर्ट दिखाई, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, सेम लेवल पर सपोर्ट दिखाई, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर सेम लेवल पर सपोर्ट दिखाई, और उसके बाद में जो इसने सपोर्ट दिखाई, फिर हम आगे चलते हैं और आगे चल के अभी इसने सेम लेवल पर फिर से ऊपर जाकर नीचे सेम लेवल पर इसने सपोर्ट दिखाई है, थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की, फिर से सेम लेवल पर सपोर्ट है। इट्स एन अमेजिंग वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। P ratio is 7
जहां पर जाकर ये बार बार वापस ऊपर बाउंस बैक करता है। 4 टाइम्स हमने यहां पर देखा है, 4 टाइम्स ये ऊपर जाकर इसने बाउंस बैक किया सेम लेवल पर आकर 7 के पीई पर आकर। और वापस से अगर हम इसकी बुक वैल्यू की बात करने लगे, बुक वैल्यू से बहुत ज्यादा डिस्काउंट पर है, पी रेशियो बहुत सस्ता है और लगातार ग्रोइंग कंपनी है, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है ईयरली बेसिस पर, हाईएस्ट एवर इसकी रेवेन्यू है ईयरली बेसिस पर, पेनिट्रेशन कम है। नाउ आपने क्या करना है वो अपनी समझ से करना है। मैं क्या करूंगा, मैं अपनी समझ से करूंगा, क्योंकि यहां पर सपोर्ट भी देख चुके हैं, बार बार इस लेवल से बाउंस बैक करता है, ये चीज भी देख चुके हैं। और यहां पर हमारा मकसद क्या है, यहां पर मकसद लर्निंग करने का है। मेरा काम यहां पर आपको सिखाना है। क्यों सिखाना है? क्योंकि साथ बढ़ने में जो मजा है वो अकेले बढ़ने में नहीं है। यहां पर हम अगर एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करके हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बाहर वाला कोई नहीं आएगा। हम इंडियंस को इंडियंस की हेल्प करनी पड़ेगी। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक मुझे करो यार। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।